दोस्तों 3 महीने के गैप के बाद एक बार फिर से सरहद के उस पार में आप सबको खुशामदीद स्वागत। दरअसल बात यूं है कि पिछले 3 महीने से मैं हिंदुस्तान गया हुआ था। कुछ मेरी तबीयत भी खराब थी और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सका। लेकिन आज बेहद खुशी हो रही है कि साल 2023 के पहले प्रोग्राम को लेकर मैं और हामिद बशानी साहब फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मेहमान बशानी साहब का हम खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद आगे बात करते हैं। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, इन 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है। हालात में अगर कोई तब्दीली आई है तो वो मजीद खराब हुए हैं। बात करें पाकिस्तान की या हिंदुस्तान या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी तो। लेकिन इससे पहले कि हम अपने रवायती जो भी हमारे टॉपिक होते हैं उनके ऊपर बात करें, अपनी थोड़ी बहुत जो ऑब्जर्वेशन मेरे हिंदुस्तान के दौरे की है वो मैं आपके साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े लंबे गैप के बाद, चूंकि कोविड आ गया था, मेरा जाना हुआ हिंदुस्तान तकरीबन 4 साल बाद। इन 4 सालों में मैंने जो 2-3 बड़ी नुमाया चीजें देखी जिसके अंदर मैं ये कह सकूं बहुत बड़ी तब्दीली आई है हिंदुस्तान में। एक तो ये है कि वहां पर सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल बना दिया है इस मौजूदा हुकूमत ने। मेगा हाईवेज की प्रोजेक्ट है या तो कंप्लीट हो गए हैं या उन पर काम चल रहा है। दूसरा ये है कि डिजिटल पेमेंट जो है हिंदुस्तान में जब मोदी सरकार लेकर आई थी तो लोगों ने उसके ऊपर बड़ा एतराज किया कि देखें जी, इंडिया के अंदर ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, कैसे लोग डिजिटली पे करेंगे। बशानी साहब, इंसान को वही बात करनी चाहिए जो वो खुद अपनी आंखों से देखता है, महसूस करता है। आप मानेंगे नहीं कि कोई अगर फल सब्जी वाले के पास मैं गया हूं या कहीं किसी बार्बर के पास गया हूं, छोटी से छोटी दुकान के ऊपर भी ये डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी हिंदुस्तान में अब मौजूद है। रेडी वाला भी जो है डिजिटल पेमेंट ले रहा है। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान ने वाकई में बड़ी तरक्की की है। अब आते हैं जी लौट के कि इस दौरान मैंने और क्या कुछ किया। अपने फार्म हाउस में हर रोज तकरीबन ढलते हुए सूरज को मैंने देखा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जब भी कोई खबरें देखी तो सिवाय मायूसी के मुझे और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 40 किलो का जो आटे का बैग है उसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपए हो गई और वो चलते चलते और भी महंगा होता चला गया। आते हैं जी लौट के अब हमारे प्रोग्राम की तरफ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कश्मीर से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है। आप खुद उस इलाके के रहने वाले हैं। एक प्लान हमारी हुकूमत का है जिसके ऊपर बात हो रही है कि कश्मीर से फौज को यानी आर्मी को हटा के सीआरपीएफ पैरामिलिट्री को लगाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को और कश्मीर में इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखें जी, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें मेन बॉटम जो लाइन है वो ये थी कि किसी भी हुकूमत के लिए किसी आबादी में इस तरह की जो है वो फ़ौज रखना या इतनी बड़ी फ़ौजी छावनियाँ बना के तो लंबे अरसे तक उसको सस्टेन करना, ये उनके लिए खुद कोई खुशगवार बात नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपने नोट किया होगा कि अमूमन बर्र-ए-सगीर की ये रवायत रही है कि फ़ौजी छावनियाँ शहरों से बाहर एक अलग-थलग इलाके पे होती हैं, जहाँ बिल्कुल एक अलग कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है और उसका आम शहरियों के साथ उस तरह इंटरेक्शन नहीं होता। तो एक तो हुकूमत के लिए खुद ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो एक डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है या जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग है, उसमें कहीं भी आप कतई इस बात से कंफर्टेबल नहीं हो सकते कि आपकी फ़ौज कहीं किसी शहर में या आबादी में इस तरीके से खड़ी हो कि उसका अवाम के साथ कोई इस तरह का तासर दिया जा रहा हो कि ये कोई तसादम की कैफियत में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए नंबर वन चैलेंज खुद हुकूमत हिंदुस्तान के लिए था। दूसरा बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है, वहाँ जो कोई भी है यही मुतालबा करता है, ख्वाह वो कोई अलाइदगी पसंद हो, प्रो इंडिया हो या प्रो कुछ और हो। उससे भी अगर आप बात करें, शुरू दिन से वो यही कहते आ रहे हैं कि जी फ़ौजें जो है वो निकलनी चाहिए या कम होनी चाहिए या रिप्लेस होनी चाहिए। वो अपने अपने अंदाज और अपने अपने विजडम के मुताबिक उस पर बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक मुतफिका किस्म का मैं समझता हूँ
کہ ایک مطالبہ تھا، اور اس کو آپ یہ دیکھیں تو یہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ ہوئی کہ جی یہ اتنے لاکھ فوجیں ہیں کیوں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پیس نہیں ہے، اور اسی لیے تو وہاں پہ جو ہے جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کو فوجیں رکھنی پڑ رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو یہ میں نے جب یہ خبر دیکھی، غالباً یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، کہ جی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بات ہونا اٹسیلف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ آج کی جو خبر ہے جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے، اس کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ہندوستانی فوج سفید جھنڈے اٹھا کے تو اس طرف یعنی ہماری طرف جدھر ہم رہتے ہیں وہ آتے ہیں، آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آ کے تو ان کو پاکستانی فوج جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی ان کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے کسی طرح کے کسی حملے سے یا خطرے سے، تو وہ آ کے مختلف جگہوں پہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایتی طور پہ وہاں سے لوگ جو ہے نا وہ یہ سینڈ ریت نکال کے بیچتے ہیں، ریت جو کنسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس بلا کسی ڈسپیوٹ کے جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے اندر آتی ہیں، چونکہ اس سے پہلے واضح قسم کی کنٹرول لائن ہے جس کو وہ کراس کر کے تو آ رہے ہیں۔ تو اس پہ مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا جی آپ اس کی وضاحت کریں، تو میں نے کہا جی نہ میں فوجی ہوں، نہ کبھی فوجی رہا ہوں، اور نہ اس طرح کے پروٹوکول کا مجھے پتہ ہے کہ اس حرکت کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ مجھے یہ لگتا ہے اس کی جو لوگ تشریح کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم 20 سال تک جو ہے اس سرحد پہ ایک گولی بھی نہیں چلنے دیں گے، اور یہاں پہ جو ہے مکمل امن قائم ہوگا، بالکل پن ڈراپ سائلنس، اور جو علاقوں پہ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ غلط طریقے سے ہم نے لے لیے تھے وہ بھی ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک خیر سگالی اور دوستی کا ایک ایکسچینج ہو رہا ہے جی دونوں فوجوں کے درمیان، یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا جی یہ تو قبل از وقت ہے، میں اس پہ تبصرہ تو کر ہی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ نیوز بڑی فیسینیٹنگ ہے کہ ایک ایسی لائن آف کنٹرول جس پہ لاکھوں کی تعداد میں گولے چلے ہیں، توپیں چلی ہیں، لوگوں کا خون ضائع ہوا، سب کچھ ہوا، تو وہاں پہ اگر اس طرح سفید جھنڈے لے کے تو ایک فوج وہاں سے مارچ کرے اور دوسری ادھر سے کرے اور ان کو ریسیو کرے، تو یہ ایک مطلب ان حالات میں ایک بہت بڑا جسچر ہے جس کو کسی بھی طریقے سے گڈ جسچر ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سچویشن جو ہے اب یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن میں مختصر ایک سینٹنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ ایک ایسی سیناریو کے اندر ہو رہا ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ سرنڈر کر چکا ہے اپنے حالات کے مطابق، یعنی پاکستان میں اب سکت نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سکت ہو کہ جی ہم جیسے پہلے کہتے تھے لڑیں گے اور فلاں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، ایک ہوتی ہے سکت کہ آپ بات تک کریں، تو اب انہوں نے بات کرنا بھی بند کر دی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی ورڈکٹ دے دیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ڈیسیجن ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میری شروع دن سے یہ رائے ہے، اب اس پہ بہت سارے لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے جو کہتے ہیں جی وہ جی فوجیں نکلیں اور ہمیں آزادی ملے یا اس طرح کی بات ہو، جیسے افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے اس کو ڈب کیا تھا۔ تو ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سارے پروسیس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایک فوج ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ وہاں سے ہٹ رہی ہے، وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ رہا ہے، سول جو ادارے ہیں یا جو پیرا ملیٹری فورسز ہیں وہ ان کو ریپلیس کر رہی ہیں، تو یہ پیس کی طرف ایک پازیٹیو قدم ہے، اور پیس کے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو اس وقت بھوک اور ننگ کا شکار ہے اور آلموسٹ ایٹ دی ورج آف کولیپس ہے، وہ جو ہے وہ کسی جنگ کے ذریعے یا کسی طاقت کے زور پہ آپ کا مسئلہ حل کرا دے گا، تو وہ جو ہے نا فول پیراڈائز والی بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے امن کی طرف کوئی قدم، خواہ وہ کسی فوجی کا ہے، سویلین کا ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیو سمت میں لے کے جانا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد بشانی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ وقتاً فوقتاً دونوں ملکوں کی جو افواج ہے وہ جذبۂ خیر سگالی کا اظہار کرتی رہتی ہے، لیکن یہی اسی طرح کا جو جیسچر ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ایک وار آف ورڈز دونوں ملکوں کی جو فارن منسٹری ہے اس کے درمیان ہو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے۔ اب ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں ایس جے شنکر، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ ملک جو کہ اپنے یہاں پہ ٹیررزم کی فیکٹری چلا رہا ہو وہ کبھی بھی مشکل حالات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ہم یہی جو جیسچر ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو فوج دکھا رہی ہے، سیاستدان وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاستدان اگر آپ فارن منسٹری کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ بلاول بھٹو فور فرنٹ پہ ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف افغانستان کے ایشو پہ ایک بہت بڑا کوئی رٹی رٹائی وزارت خارجہ کی فائل پڑھ رہا ہے۔ اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک نوجوان آدمی ہے وداؤٹ اینی ایکسپیرینس اور وداؤٹ ڈیپ نالج آف دی فارن افیئرز، اور یہ چیزیں جو کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم آتی ہیں نا، ایک دم تو نہیں آ جاتی کہ آپ وہ گلیوں محلوں میں نعرے لگاتے رہیں اور اچانک ایک دن وزیر خارجہ بن جائیں اور آپ کہیں میں سب سمجھتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رٹتے ہیں، جو وزارت خارجہ ان کو بریف دیتی ہے اس کو ہو بہو رٹ کے، تو انگریزی ان کی اچھی ہے تو اس کو 2 منٹ میں نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی عوامی طوفان یا کچھ ہے۔ دیکھیں جی، عوام ان چیزوں سے اس وقت غیر متعلق ہیں۔ عوام کا مسئلہ اس وقت یہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ اتنا سیریس ہو گیا ہے۔ آٹا، جس ملک میں لوگ آٹے کی خاطر، جو ایک بنیادی سٹیپل ہے انڈین سب کنٹیننٹ میں، یا چاول کی خاطر جو ہے وہ جانے دینے پہ آ گئے ہوں، خودکشیوں پہ آ گئے ہوں، وہ ملک جو ہے وہ کتنی ایک بڑی سخت قسم کی تقریر کر سکتا ہے کہ ایسے ملک کے خلاف کہ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے ریجنل اور انٹرنیشنل، ان دس کیس انڈیا۔ اب میں حیران ہو رہا تھا بلاول کی اسپیچ پہ جو اس نے افغانستان پہ کی، کہتا ہے جی وہ امریکیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں سے نکل گئے، سو اٹ واز یور کال، سو ناؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دس، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو پیسے دو۔ اور اس نے یہ نہیں کہ میں مطلب نکال رہا ہوں، اس نے واضح مطالبہ کیا کہ جی ان کے جو آپ نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوئے ہیں وہ کھولیں تاکہ وہاں ترقی ہو۔ یہ حالت ہے جس ملک کے جو ہے وہ سیاستدان اس طرح کی جو ہے وہ برین لیس اور ایک جو ہے وہ ریٹارڈڈ قسم کی پرسنالٹیز ہوں، یعنی ہی از اے پرامسنگ ینگ مین، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ کیا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایک دہشت گرد حکومت مسلط ہے عوام پہ، اور آئے دن اگر افغانستان سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن کی آتی ہے۔ کبھی وہ عورتوں پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مردوں کو مار رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہتھیار بند ایک جتھا ہے جس نے عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے پیسے جو ہے وہ کرو۔ اب یہ مطالبہ لے کے تو پھر وہ افغانستان جائیں گے اور جا کے کہیں گے دیکھیں ہم آپ کے کتنے بڑے وکیل ہیں، تو آپ پلیز ہم پہ مہربانی کریں اور یہ تحریک طالبان والوں سے ہماری جان چھڑا دیں۔ تو جس ملک کے اندر یہ حالت ہو جائے، اور ان سیاستدانوں کے آپ لچھن دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کی بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ جائیدادیں دیکھیں، انکلوڈنگ بلاول، دبئی اور انگلینڈ میں ان کے جناب اثاثے دیکھیں، اور یہ دوسری طرف کہتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کچھ ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ میں اس معاملے میں بہت زیادہ پازیٹیو رہا ہوں، لیکن یہ حالات دیکھ کے میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ ان حالات میں زیادہ آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ سیاسی پارٹیاں بدماشوں کے گروہ بن گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک پارٹی جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے ججوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ ڈیسیجن کرو اور آج ہی کرو، عدالت کھول کے کرو، یا رات کو جو ہے وہ 12 بجے تک بھوکے بیٹھ کے کرو، لیکن یہ ڈیسیجن کرو اور میرے حق میں کرو۔ نہیں کرو گے تو نکلو گے کس دروازے سے؟ غنڈہ گردی اور طاقت کا استعمال اور یہ ساری چیزیں کر کے تو وہ ملک جو ہے وہ بہت بڑی خانہ جنگی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ایشو کیا ہے۔ یہ تو وزارت خارجہ کے بابو ہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ لکھ کے بلاول کو دے رہے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ دے یہ ہیو لاس۔ مسئلہ جی یہ مسئلہ ایک بلاول بھٹو زرداری کا ہی نہیں، اس سے پہلے مرحوم بی بی صاحبہ کا بھی رہا ہے۔
89 के करीब राजीव गांधी जब सार्क समिट के लिए आए पाकिस्तान, तो दोनों लीडर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी कि जी हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो बहुत जल्दी यहाँ से बेहतर करेंगे, और बड़े-बड़े वादे किए गए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद में बीबी साहिबा ने कश्मीर में जाके और जिस तरह की स्पीचेस की हैं, वो शायद हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो बिल्कुल वही पॉपुलिज़्म बात है। से बाहर निकलना हमारे सियासतदानों के लिए इतना मुश्किल क्यों है? ये जानते हुए कि मुल्क इस वक़्त बैंकरप्सी के बिल्कुल एकदम उसके सामने खड़ा है। इसलिए कि उनकी नज़र वोट पे है, जो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। एक तरफ तो इलेक्शन की तलवार लटक रही है, और वोट पे इन चीज़ों से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि पाकिस्तान में जो एक माइंडसेट उन्होंने डेवलप कर दिया है, वो जिसको कहते हैं क्रिएटिंग ए मॉन्स्टर। उन्होंने खुद मॉन्स्टर पैदा करके आगे रख दिया। अब उसके साथ उनको समझ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं फ़ौज इस तरह हो गई, तो वो क्यों नहीं होते? फ़ौज अवाम को तो जवाबदेह नहीं है ना, कि वो जाके अवाम को कहे कि कल हम कहते थे कि हम नेस्तो नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान को, और आज हमने सरेंडर कर दिया, तो आप क्या कहते हैं? अवाम ने तो कुछ नहीं कहना। तो ये सियासतदानों का प्रॉब्लम है, चूँकि इन्होंने 2-3 महीने के बाद वोट लेना है, और वैसे भी ये हुकूमत जिस तरीके से आई है, ये बिलावल और शहबाज शरीफ की, ये वो एक लतीफ़ा मशहूर है। आज मैं देख रहा था, किसी दानश्वर से किसी ने मंसूब किया हुआ है कि मुझे बार-बार बताया गया था कि एक वक़्त आएगा जब दज्जाल आएँगे। दज्जाल एक जो है ना, वो इस्लामिक ट्रेडिशन में एक जी। खौफनाक मखलूक है। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि दरमियान में शहबाज शरीफ भी आएगा। अब ये हालत है कि अब इस लतीफ़े की गहराई पे आप गौर करें। और ये लोग इतनी बेशर्मी से बैठे हुए हैं, जैसे इन्होंने कोई 10-10 लाख वोट लिए हुए हैं। जिस तरह की मालाती साजिश और कंस्पिरेसी के ज़रिए ये इक़्तिदार में आए, इनको कौन क्या राइट बनता है कि ये इंडिया को बताएँ कि कश्मीर पे क्या इश्यू होता है और क्या नहीं होता? भाई अपना राइट तो पहले देखो। जी। आप रिप्रेज़ेंट किसको कर रहे हैं? मैंडेट क्या है आपके पास? एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ ले लें। ये जो हुकूमत है इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की, और जो 12-13 और जमातें हैं इन सब की मिला के, क्या फ्यूचर है इनका? इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। इफ एनीथिंग हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। यहाँ से इलेक्शंस में जाना इनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखें जी, इनका फ्यूचर ये सिर्फ़ ये है कि ये अदलिया और फ़ौज के साथ मिलके तो इलेक्शन को किसी तरीके से ये मुलतवी करें, जिसमें आज तक वो कामयाब हैं। मुख्तलिफ टैक्टिसेस, ये सारे जितने टैक्टिसेस होते हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर एक भी नहीं चल सकता। तो ये टैक्टिसेस जो हैं, इनको आगे ऑन किया जाता है तो चल रहे हैं। इस वक़्त जो एक वो ड्रामा चल रहा है, अब 1-2 दिन में ये डिसीजन होगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, ये एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन होगा। तो ये उस वक़्त तक चलते रहेंगे। बाकी ये कहना कि इनका क्या फ्यूचर है, इनका क्या फ्यूचर है? ये मैं आपको बता दूँ, ये जिस दिन गए अवाम में वोट माँगने के लिए, इनको लोग इतने बड़े-बड़े जूते मारेंगे कि ये याद रखेंगे, और यही काम दूसरे के साथ भी होने वाला है। ये नहीं कि वो दूसरा कोई हीरो बन रहा है, ही इज़ लूज़िंग, और उसकी क्रेडिबिलिटी सारी खराब हो रही है जिस तरह के वो ड्रामे कर रहा है। लोगों को जेलों में भेज रहा है, और खुद को जो है वो प्रोटेक्शन बेल जो है उसकी एप्लीकेशनें दे रहा है। तो ये मसला जो है, पाकिस्तान इज़ अ बिग मेस। इससे बेहतर और कोई लफ्ज़ ही नहीं, और वो मेस पॉलिटिकली, इकोनॉमी के एतबार से, और जो सोशल आपका एक ज़वाल होता है, एक डीके, एक जो है गिरावट जिसको आप कहते हैं, वो गिरता जा रहा है, गहराई की तरफ गिरता जा रहा है, और उनको ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कल-परसों मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान जो है एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि कर्ज़ों के जाल में इतनी बुरी तरह फँस चुका है कि मैंने खदशा ज़ाहिर किया था कि ऐसा ना हो कि वो गिलगित-बल्तिस्तान चीन को दे के तो उनके कर्ज़ों से जान छुड़ाए। चूँकि चीन का जो $100 बिलियन का कर्ज़ा है, उसमें से 30% जो है वो पाकिस्तान वो करता है, और चीन ने ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने उज़्बेकिस्तान से और इस तरह के दीगर मुल्कों से ज़मीन लेके कर्ज़ा माफ़ किया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान चीन का ये 25 बिलियन या जो भी ले चुका है, ये कैसे देगा? तो उसका जवाब देने के बजाय वो एक-दूसरे को गिरा रहे हैं, और मज़ीद कर्ज़े लेने की सलाहियत वाले को ढूँढ रहे हैं। कि बंदा एक हँसमुख चेहरे वाला आदमी चाहिए, जिसको जो है वो भीख माँगने का ज़्यादा तजुर्बा हो, ताकि हम कुछ महीने और आगे निकलें। बेहद अफ़सोस बात है कि पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन ख़राब से और ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में
हमारे जैसे लोग सिवाय इस पर बात करने के और कर भी क्या सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अच्छा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। बशानी साहब, जाने से पहले एक सवाल और ले लें प्लीज़। हुँ, एक स्टेबल प्रॉस्पेरस पाकिस्तान हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है, या फिर इसी तरह का पाकिस्तान, या फिर यहाँ यहाँ से और भी ज़्यादा भुखमरी का, गरीबी का और एक पॉलिटिकल टर्मॉइल का शिकार पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा? आई एम श्योर ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत ही लंबा जवाब है इसका जनाब। पहली बात ये जो आपने अफ़सोस की बात की, तो अफ़सोस तब हो कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा हो। अफ़सोस हमें इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, और उसकी टॉप लीडरशिप जो है वो उसमें शामिल है, ख़्वाह वो मिलिटरी लीडर्स हों या सिविलियन। तो वो जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने आपको एक मिसाल दे दी, एक लीडर मुझे बता दें जो जिसकी ये प्ली हो कि ये कर्ज़े मज़ीद लेने के बजाय हमें इसके जाल से निकलना चाहिए। जहाँ तक जनाब इस बात का ताल्लुक शहबाज है, शरीफ साहब ने कही है ये बात बहुत बार कि हमें कर्ज़े नहीं लेने चाहिए, नहीं, मुल्क डूब लेकिन नहीं जाएगा। लेना चाहिए तो दूसरे दिन कशकोल उठा के फ्लाइट में बैठा होता है ना। नहीं लेने चाहिए तो वो कोई फार्मूला आगे रखे कि ठीक है जी, कल के बाद हम इतने टैक्स लगाते हैं, इतने दौलतमंद लोगों से दौलत लेके, तो इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इस तरीके से रीडिज़ाइन करते हैं। पूरे एक फार्मूला है ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं लेने चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। काबीना पे उन्होंने लगा दिया कि जी ये काबीना तनख्वाहें नहीं लेगी, आधी, वो भी आधी काबीना। भाई टोटल मिनिस्टर कितने, उसमें से आधे 80 अगर लोग हैं। तनख्वाह नहीं लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका जो है वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 99% पॉपुलेशन को गुलाम बना के उसको ट्रीट कर रही है। एनी हो, आपका जो दूसरा सवाल है जी, पाकिस्तान स्टेबल है या इनस्टेबल है, और वो इंडिया के लिए किस हालत में बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान है किसके हाथ में। क्या वो जो है वो जंगबाज कुव्वतों के हाथ में है, या अमन दोस्त होशमंद लोगों के हाथ में है? अगर वो अमन दोस्त होशमंद लोगों के हाथ में नहीं है तो जितना भी स्टेबल है इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। और अगर वो इस तरह की विजडम रखने वाले लोगों के लिए है तो जितनी भी इंस्टेबिलिटी आएगी उससे इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा, इज़ ए बिग मैस। इसको जो है वो ब्रिक बाय ब्रिक, एक-एक करके तो इसको सीधा करना पड़ेगा जनाब। और ये प्रोसेस इतना लंबा है कि वो मैंने सुना कि पाकिस्तान को और इंडिया की ये जो अभी डीलिंग हुई है, गालिबन डिप्टी सेक्रेटरीज़ की सतह पे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जी 20 साल तक आप कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। तो उसने कहा जी 20 साल के बाद तो ले लेंगे ना, पाकिस्तानी ने कहा। 20 साल के बाद तो हम फिर ले सकते हैं। उसने कहा जी 20 साल के बाद बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आप हुए तो। तो उन्होंने पूछा जी हुए तो क्या मतलब, आप मेरी बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की? उन्होंने कहा आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही सोच लें। अब मुझे इसकी तशरीह करने की क्या ज़रूरत है? अब ये मुल्क की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, एक तबाहकुन किस्म की मैशियत है, और इस वक़्त जो मैशियत वहाँ पे है उसका 60% अंडरग्राउंड है। लोग गरीब नहीं हैं, ये जो ये कशकोल लेके इधर-उधर से चंदे जमा कर रहे हैं। लोगों की अय्याशियाँ जो हैं अनमैचिंग हैं। आप चले जाएँ सिटी ऑफ लाहौर और कराची में और जाके उनके एक-एक खाने का बिल देखें रेस्टोरेंट पे। 50-50 हज़ार रुपए का बिल दे रहे हैं लोग, शामें बना रहे हैं। अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया सरकार के पैसे यानी अवामी फंडिंग पे। ये जी फलां लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, फलां जनाब मुशायरा हो रहा है, और ये सब जाली किस्म के लोग इधर-उधर से बुला के सरकारी टिकट दे के उनको और दे के कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमारे पास पैसे ही नहीं। उन्होंने पूरे मुल्क की मैशियत को उठा के अंडरग्राउंड कर लिया है, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल हर चीज़ चल रही है, फेस्टिवल भी हैं, खाने भी हैं, जश्न भी हैं, एवरीथिंग। और अवाम को उन्होंने लगा लिया है भूख नंग पे। जी। ये 50-50 हज़ार के बिल देने वाले लोग मेरी नज़र में बहुत कम होंगे। ज़्यादातर पाकिस्तानी इस वक़्त बहुत बुरे हालात से गुज़र रहे हैं। बहरहाल, ये जो सवाल मैंने आपसे आखिर में पूछा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर तो एक बड़ी लंबी गुफ्तगू की ज़रूरत है। जाने से पहले मैं इतना सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हमसाये के खेत में आग लगी हो, तो उसकी आग की लपटों से आप भी नहीं बच सकते। ये हमें बात सोचनी चाहिए। आज आपने वक़्त दिया हामिद बशानी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया।